Hi, welcome back to my channel and this is the second day of answer writing practice. Thank you for trusting in me and thank you for uploading so many answer scripts on the telegram channel. आज मैंने सुबह ही आपको सुबह और शाम दो में क्वेश्चंस दे रही हूँ. आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसे अटेम्प्ट किया है और अपने आंसर्स को पोस्ट किया और लिटरली बहुत अच्छे आंसर्स भी लिखे हैं. मैंने इवैल्यूएशन उनके किए हैं. आई विल बी पोस्टिंग दोज आंसर्स सून. नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी इस चैप्टर का. ग्रेविटेशन में होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बता दूंगी, बट मोर आई विल टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग पार्ट एंड द एमसीक्यू सेक्शन की कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट्स आपको पता है, आपने एनसीईआरटीज को पढ़ा है, आपके पास खुद के नोट्स होंगे, आपने उनको भी पढ़ा होगा. ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहां से आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका. बट आई विल मोर टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वो होता क्या है, ये न्यूटन ने दिया हुआ है. न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, जैसे आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मतलब तो वैसे ही यहाँ पर न्यूटन क्या बोलता है ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है और इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगाता है. जैसे कि अगर मास ए है, मास 2 मतलब मास बी मैं कंसीडर करूं तो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स को एक्सर्ट कर रही होती हैं. जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख भी सकते हो. सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने तो अर्थ और मून का डायग्राम दिया है, मतलब डायग्राम दिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन जो भी बॉडी है, जो भी यूनिवर्स में बॉडी है, वो सारी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, इसीलिए वो बाइंड होके हर जगह रहती है. ठीक है, अगर आप कोई भी बॉल को ऊपर से छोड़ोगे या स्टोन को ऊपर से फेंकोगे तो वो सीधा के सीधा आपके जमीन पे गिरेगा, क्योंकि वहां पर भी आपका ग्रेविटी लग रहा है. अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्योंकि उसपे ग्रेविटी लगता है. और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आपका ऑब्जेक्ट भी लगा रहा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली दोनों के मासेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो एक का मास कम होगा और दूसरे का मास ज्यादा होगा. जिसका मास ज्यादा होगा वो अपनी तरफ बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगी. ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसी को बोलते हैं. आपको सबको ये फॉर्मूला तो पता ही है, F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें M1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, M2 मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज R स्क्वायर. ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड उसका प्रोडक्ट जो होता है मासेस का, एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दोज मासेस. ठीक है, सेम केस यहाँ पर आप कंसिडर कर लो. ये है आपका फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ फॉर्मूला मैंने दिया है. यहाँ पे अर्थ को मैंने कंसिडर किया, दिस आई कंसिडर द मून. सेम आप सन और अर्थ के साथ भी कंसिडर कर सकते हो, जो भी बॉडी रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी सन. ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखो क्या मैंने बताया है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स. सिंपल सी बात है. Earth pulls object towards itself due to gravity, causing objects thrown upward and return back. जब भी आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो कुछ देर तक तो वो ऊपर जाती है, लेकिन वापस रिटर्न हो जाती है जमीन के साइड में. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्थ फोर्स मतलब वन ऑफ द फोर्थ फंडामेंटल फोर्सेस होता है. 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो कि मैंने यहाँ बता दिया, सेकंड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, ये जो ग्रेविटेशन होता है हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, रिपेल नहीं करता है. ठीक है, एक्ट्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेविटी कहाँ पे, जहां पे डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होती है, ग्रेविटी तो हर जगह लग रही है. ठीक है, पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटी लग रही है, हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी लग रही है, लेकिन जो फोर्स है वो हमेशा लार्ज डिस्टेंसेस में लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. मोस्टली हम कंसिडर करते हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट हम ऐसे कंसिडर करते हैं जिनका एक का मास और दूसरे का मास कंपेरेबल हो. ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बात किया है? ये बोलता है कि एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस M1 into M2 and indirectly proportional to the squares of the distance between them, that is R square. indirectly proportional है इसके. जब आप indirectly जो ये है ये वाला हटाते हो तब आप ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगा देते हो. मैथमेटिकल फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, G की वैल्यू 6.67 इंटू 6.67 ही कंसिडर कर लो, जो कि हमारे मार्क्स है, जो जिससे हम रह गए 0.0067. 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. देखो इसके ग्रेविटेशन की यूनिट भी कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं. इफ इन केस आप एग्जाम में भूल जाते हो तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से इसको निकाल भी सकते हो. कैसे इसको निकाल सकते हो? इस फॉर्मूले से कंसिडर करो,
इस फॉर्मूले से कंसिडर करो, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू G। ठीक है, ये F आपको पता है न्यूटन होता है, R आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, ये मासेस आपको पता है कि किलोग्राम में हम कंसिडर करते हैं, तो ये हमारी इसकी यूनिट आ गई डायरेक्टली। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर भूल भी जाते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो। ये सेम चीज वही बार बार लिखी हुई है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, मैंने बता दिया। एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू मासेस, क्योंकि हम कंसीडर क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस ही नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि दोनों मासेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है या कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है। म्यूचुअल फोर्स होता है F12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर माइनस, ये तो मतलब थोड़ा 12th का टर्म है, लेकिन आप ये समझो कि म्यूचुअल इसलिए होता है कि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बोलते हैं ना, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि जो वन ऑब्जेक्ट का फोर्स जो सेकेंड ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है सेकेंड ऑब्जेक्ट का फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक, एक्सट्रीमली वीक फोर्स ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू देखो आप -10⁻⁻11 है, तो मतलब बहुत ही वीक फोर्स है ये। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, वीक मतलब वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, उन सब में देखो ये सबसे वीक फोर्स है। सेंट्रल फोर्स होता है क्योंकि ये इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है क्योंकि ग्रेविटी हर जगह लग रही है, और ग्रेविटी हर जगह लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स हर जगह होगा। प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के प्रेजेंस में ही ये फोर्स लगता है, उसी से हम कंपेयर कर पाते हैं क्योंकि मासेस हमने दो के कंसिडर किए हुए हैं। नाउ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है वो आप अपने आप सॉल्व कर लेना। मैं एक छोटा सा बता देती हूँ कि व्हाट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप बताओगे कि a force that pushes object away from each other, क्यों भाई, a force that pulls every object towards the earth, हाँ जी इसीलिए तो ग्रेविटी लग रही है। मैंने बोला ना सब कुछ अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज, देखो ये तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप ऐसे ही रिवीजन पर्पज से मैंने इसमें ऐड किया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नाउ कम टू द सेकंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर, दैट इज द वेट एंड मासेस। वेट एंड मासेस का क्या रोल होता है, आपको ये तो पता है कि वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी होती है। वेट मतलब वेट, अगर मास अगर है तो सिंगल मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सिंगल मास, उसमें कितना वजन है। लेकिन आपको अगर वेट पूछे उसका तो आपको ये बताना है वेट में हमेशा ग्रेविटी लगती है, इसीलिए हम मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल जी है मतलब 9.8 वाला, और ये कैपिटल जी है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये कंसीडर कर लो कि मास 10 किलोग्राम का है, वेट स्केल पे 10 किलोग्राम दिखा रहा है और 98 लग रहा है टोटल। क्यों लग रहा है कि यहाँ पे भी तो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का, जो 9.8 होता है इंटू हमने 10 किया, तो ये 98 हो गया वेट इसका, अगर निकालना है तो। ये देखो इससे सिमिलरली विद दिस। ठीक है, मास इज कांस्टेंट, वेट इज वेरिएबल। मास इज कांस्टेंट क्यों, क्योंकि स्पेस में तो वेटलेसनेस हो जाती है, लेकिन वेट इज वेरिएबल, वेट चेंज होता रहता है क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती रहती है। ठीक है, ये समझो कॉन्सेप्ट्स को। ये भी सेम चीज है, मैंने स्पेस में कंसीडर किया है वेट को जीरो क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि मास तो 10 है लेकिन ग्रेविटी वहां पे क्या लग रही है उसके कंपैरिजन में आप देखोगे। ठीक है, यहां पर देख लो आप, मास इनटू एक्सीलरेशन सेम। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मेजर ऑफ इनर्शिया, कांस्टेंट एवरीवेयर, एसआई यूनिट केजी। ग्रेविटेशन क्या होता है, मैं इसको अभी नीचे टेबल के फॉर्मेट में भी ऐड किया हुआ है, ज्यादा बड़े डिफरेंसेस, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताओ, तो आपको अभी नीचे मैं समझाऊंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मासेस वेरीज विद लोकेशन, वेट हमेशा वेरी करता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती रहती है हर जगह। एसआई यूनिट इसकी न्यूटन होती है क्योंकि मास इंटू ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हैं ना, इसलिए। ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये तो मतलब पी जॉब बोल के। वेट ऑफ मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लिख देंगे कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून, नहीं, फिर तो वो उल्टा ही हो गया ना। मतलब आपको ये कंसिडर करना है कि 6 ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1, मतलब ग्रेविटी ऑफ अर्थ 6 टाइम है ग्रेविटी ऑफ मून के। ठीक है, ये याद रखो। उसके बाद रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखो ये मैंने सिंपल यही वाला मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही थी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन का, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का और ग्रेविटी के लॉ से कैसे रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट बट इज ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपसे कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, क्योंकि एनालिटिकल एस्पेक्ट है कि आप कंपेयर करिए थर्ड लॉ से और इसके बीच
बीच में कैसे रिलेशन है। तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द एवरी अदर मास, ठीक है, तभी तो हम कंपेयर कर पाते हैं। इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये आप एग्जांपल में डाल सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। स्टोन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ means the earth attracts the stone, but according to Newton's third law of motion the stone should also attract the earth and rarely it is true, क्योंकि अब आप सोचोगे कैसे कर सकते हैं, स्टोन तो कितना छोटा है, अर्थ तो कितनी बड़ी है, मतलब कितनी ही बड़ी है उसके कंपैरिजन, लेकिन डेफिनेटली हर ऑब्जेक्ट वेट और ग्रेविटी, मतलब हर ऑब्जेक्ट का मास होता है, हर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी और ग्रेविटी होती है उसकी, और वो फोर्स लगा रहा होता है, तभी तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द सेम फोर्स, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो ये स्टोन का वेट होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टोन का फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन से, क्योंकि उसमें मास है, उस पर ग्रेविटी की जगह पे एक्सेलरेशन लग रहा है rather than ग्रेविटी, बट ड्यू टू वेरी लेस मास ऑफ द स्टोन द एक्सेलरेशन इन इट्स वेलोसिटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, देखो कितना कम है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द स्टोन इज, जिस स्पीड से वो नीचे आ रहा है दैट इज g, यहाँ पे इस केस में 1.65 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज नेग्लिजिबल, वी कैन नॉट इवन फील इट, ठीक है। ये पूरा केस है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टुवर्ड्स द अर्थ, ये तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछे तो आप ये याद कर लो, और यही चार कैरेक्टरिस्टिक लिख के आ जाना। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू मून इन द सी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये पूरा फ्री फॉल तो मैंने वेटलेसनेस नीचे ही समझाया भी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट रीचेस, देखो मैंने बताया ना, कभी अब ये देखो इसमें एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हम बाद में भी पढ़ेंगे वर्क एनर्जी वाला, कि देखो जब हमने किसी स्टोन को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को ऊपर फेंका, काइनेटिक एनर्जी लगी, वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो हो गई, मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो वो एकदम फ्री फॉल करेगा, ठीक है। दिस फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, दैट इज फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल द डायरेक्शन डू नॉट चेंज बट द वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डायरेक्शन कैसे नहीं चेंज हो रही, क्योंकि आपने पहले ऊपर फेंका, वहां पे जीरो हुआ, फिर सीधे नीचे ही तो आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे ही तो आता है, लेकिन किस स्पीड से आ रहा है वो चेंज होती है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय g, इट्स यूनिट सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की यूनिट सेम ही होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू एट द सरफेस, मैंने ये समझा दिया है, ये आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा। ये मैंने सिंपल एग्जांपल में देखा है कि अगर हम कंपेयर करते हैं और बड़ा यूनिट हमें निकालना होता है, तो हम F इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ लेते हैं और एक मास किसी ऑब्जेक्ट का कंसीडर करते हैं, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आप स्टोन समझ लो इसको, ठीक है। तो उनका मास कैसे निकालते हैं, उनका फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये मैंने दूसरा इंक्लूड किया है, ये आप ये छोड़ दो, ठीक है। बियॉन्सी क्या होता है, देखो बियॉन्ड फोर्स भी होता है, तीन तरीके के टाइप के ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। एक तो न्यूटन का हो गया आपका, एक हो गया बियॉन्सी फोर्स, और एक आपका होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब बियॉन्सी फोर्स क्या होता है, इसको हम थर्स्ट या प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। P इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू, आपने पढ़ा होगा, तो द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ बियॉन्सी। जब भी पानी या कोई भी मैं तो ऐसे याद रखती हूँ पानी, लेकिन कोई भी फ्लूइड हो उसमें अगर कोई भी फोर्स लगा रहा है तो उसको हम बियॉन्सी फोर्स बोलते हैं। इट एक्ट्स अपवर्ड द डायरेक्शन एंड इज डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, रो एल अपॉन ए वाला कॉन्सेप्ट है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल्स टू बियॉन्सी फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ये तो कंडीशंस है, ये आप अपने आप पढ़ लेना कि जब सिंक होगा तब क्या होगा, उसकी डेंसिटी कैसे होती है, d इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो आपको पता ही है। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है डेंसिटी की, ये भी आपको पता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड। ये डायरेक्टली ऐसे ही एज इट इज डेफिनेशन पूछ लेता है कि या तो हाफ या फुली इमर्ज्ड है कोई भी body within a fluid, it is experiencing a upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. इसके एप्लीकेशंस देखो कब कब लगता है कि जब it is used in determining the relative density of a substance, it is used in designing the ships and submarines, तभी वो बैलेंस करके चल पाए। हाइड्रोमीटर्स के टाइम पे, इलेक्ट्रोमीटर्स के टाइम से पे आर मेड ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, ठीक है। इट इज बिकॉज of this ship made of iron steel floats in the water whereas a small piece of iron sinks in it. देखो
ये एप्लीकेशन पार्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड गिव इट्स एप्लीकेशन, बस आपको और ये नहीं पूछेगा कि चलो पूरा डिफाइन करके इक्वेशन दे दो, ये पीजीटी वालों से पूछ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट याद रख लो। रिलेटिव डेंसिटी कैसी होती है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर, और उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, और ये होता क्या है ये आप यहाँ से पढ़ लो कि किसके बीच का रेशियो होता है, कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर के बीच का रेशियो होता है, उसे हम रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द अर्थ। देखो हाँ, मैं 9.8 कैसे निकालना है ये भी यहाँ पे निकाल के दे दिया है कि आप कैसे कंसिडर कर सकते हो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबकी यूनिट्स आपको पता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपको पता है 6.67 × 10⁻11 होता है। मास ऑफ अर्थ आपको पता है 6 × 10⁻24 होता है, नहीं पता है तो याद कर लो यहाँ से। और डिस्टेंस बिटवीन मार्स एंड अर्थ क्या होती है, जैसे 6.37 × 10⁻6 टू दी होल स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर है। ठीक है, अब उससे आप 9.8 निकाल लेते हो जब भी डिस्टेंस कंसीडर करते हो, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करते हो। और ये फॉर्मूला तो याद कर लो, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दे दिया है आपको, और डिस्टेंस बिटवीन दो ऑब्जेक्ट बता दिया है आपको, और आपको बोला है ग्रेविटी निकालो, तो ये आप निकाल सकते हो यहाँ से। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी कांस्टेंट और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। हम जब ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यही तो मैं बताई थी, मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, तो ये इसकी यूनिट होती है, ये इसकी यूनिट होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो होती है वो हर जगह कांस्टेंट होती है, हर जगह मतलब हमेशा और हर जगह, लेकिन इसकी वैल्यू वेरीज करती है। अर्थ पे कुछ और होगी, मून पे कुछ और होगी, स्पेस में कुछ और होगी, सैटेलाइट में कुछ और होगी, तो वो डिपेंड करता है। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया है, ये आप अपने आप से पढ़ लेना। वेट का देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर इक्वल टू ग्रेविटी हो जाए तो उस केस में मास इनटू ग्रेविटी लगने लगता है। ठीक है, अगर बोथ बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट, सो वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू, मतलब वही चीज है कि जब ग्रेविटी लग रही है तो हम उसे वेट कंसीडर करेंगे, वैसे ही एक्सीलरेशन लग रहा है तो हम उसे फोर्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन 1 किलोग्राम ऑफ वेट एंड एक्सप्रेस इट इनटू न्यूटन, देखो कैसे है, ये भी क्वेश्चन आया है। मतलब मैंने तो देखा है कि 2-3 एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे कि मास 1 किलोग्राम दिया है, ग्रेविटी 9.8 दी है, तो आप उसका वेट निकाल के बता दो, तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि लोग कंसीडर करते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसे कैसे रखें, सेम वैल्यू है यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो अब इससे हमने क्या समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दैट एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg इज कॉल्ड दी 1 किलोग्राम वेट। ठीक है, डिस्टिंग्विश मास और वेट, देखो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि वी कैन मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, आई इज इक्वल्स टू एम होता है ना। ठीक है, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन और एम इनटू जी। ठीक है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कितना सामान किस क्वांटिटी में रखा हुआ है वो उसका मास है। ठीक है, लेकिन द ग्रेविटेशन फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो जो रखा हुआ मास है वो कितनी फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो यहाँ पे, जैसे ये पेंसिल, ये मैंने ऐसे फेंकी। ठीक है, तो पहले तो मैंने सिर्फ पेंसिल को अगर कंसीडर किया तो ये इसका मास है, लेकिन अगर ये यहाँ पे रखी है और ये गिर नहीं रही है, मतलब इस पे ग्रेविटी लग रहा है, तो इसका वेट क्या है ये कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ अ मास इज डन बाय यूजिंग अ पेन और अ बीम बैलेंस। ये तो ठीक है, आप डिफरेंसेस में ये बहुत माइनर डिफरेंस नहीं भी याद करोगे तो ठीक है। मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट एनी प्लेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट एनी प्लेस। ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो जाए लेकिन उसका मास नहीं चेंज होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम 0 इफ ग्रेविटी इज 0, ये देखो बढ़िया चीज है ये। ठीक है, देन द ग्रेविटेशन फोर्स, ये देख लो डायरेक्ट आप देखो इसको कैसे भी डिराइव कर सकते हो। अब ये वाला पूरा डेरिवेशन देख लो, अगर जी इज इक्वल्स टू मास इनटू अर्थ दिया है, मास इनटू मून दिया है, तो ये मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दिया है, आपको फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पता है, आपको एक्सेलरेशन दिया है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास दिया है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, आपको सिर्फ ये वाली वैल्यूज देके आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे खुद से पुट कर सकते हो। ठीक है,
ये याद रखना। लेकिन अगर मास ऑफ अर्थ लिख दिया तो 6 × 10⁻24 आपको याद होना चाहिए। So acceleration in an object falling freely towards the earth depend on the mass of the earth and the height of the object and at the center। देखो ये थोड़ा सा हायर क्लासेस का टर्म है, लेकिन आप सिर्फ ये देख लो डिराइव कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब केस 1 में कंसीडर करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की जिस हिसाब से वो गिर रहा है नीचे उसकी u दे रखी है हमें, तो हम उसका टाइम इंटरवल निकालेंगे तो v इज इक्वल्स टू ut प्लस, देखो ये जो है फॉर्मुलेज ये आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसके सब पार्ट हैं, ठीक है। तब आपने जब भी पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो वहां पे आपने देखा होगा कि v इज इक्वल्स टू u प्लस gt होता है या फिर u प्लस at होता है। तो वहीं पे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये आप देख लो, ये याद रख लो, सीधा सीधा रिलेशन याद रख लो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। और यहाँ पे आपको हाइट दे देंगे, ग्रेविटी आपको पता है, इनिशियल फाइनल स्पीड दे देंगे या फिर फाइनल स्पीड दे देंगे, इनिशियल स्पीड दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे कोई भी एक स्पीड, ऐसा करके केसेस बनते हैं। तो एक ये देख लो। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट की पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन उसकी 0 है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप चलाना स्टार्ट करो लेकिन पहले वो 0 ही पोजीशन पे था, तब आपकी फाइनल वेलोसिटी तक कहीं पहुंचा है, तो आप उस केस में क्या कंसिडर करते हो, तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखते हो, तब क्या हो जाता है, तब यही वाले फॉर्मूले में आप रख के देखो, इस वाले फॉर्मूले में आप इनिशियल वेलोसिटी रख के देखो, ये 0 हो जाएगा तो इज इक्वल्स टू 2gh आ जाएगा। जब आपको v और u के बीच में रिलेशन निकालना हो और t नहीं दिया हो, तब की बात है ये। When an object is thrown vertically upward, the initial velocity u and the gravitational acceleration will be negative। देखो ऊपर फेंक रहे हो तो ग्रेविटी के ऑपोजिट लग रहा है ना फोर्स, इसीलिए ये नेगेटिव है तो -2gh हो जाएगा। मास क्या होता है, ऊपर आपने हमने समझ ही लिया था, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एनी ऑफ द सब्सटेंस। स्केलर क्वांटिटी होता है, ये मैंने बता ही दिया। ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन आपका वेट पे डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है तो या तो नीचे लगेगी, ऑपोजिट ग्रेविटी की लग रहा होगा तो ऊपर जाएगा। लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, मून और अर्थ की, देखो इक्वेशन ये हायर क्लासेस की है। थर्स्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये आप जानो। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड द थर्स्ट। कोई भी फोर्स किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्स्ट, ठीक है। लेकिन प्रेशर क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ थर्स्ट पर यूनिट एरिया। जैसे मैंने ये रखा, ये है कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक, ब्लॉक नहीं है, आप समझाऊं कैसे, कोई भी आप ब्लॉक कंसीडर करो, टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, वो उसका जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वो तो उसका थर्स्ट है, ठीक है, लेकिन वो कितने सरफेस पे लग रहा है वो उसका प्रेशर है, ठीक। फोर्स अपॉन एरिया क्या सरफेस है, ठीक है। इसकी यूनिट पूछता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे ये डिपेंड करता है, ये भी याद रख लो। 2 फैक्टर्स होते हैं आपके, एक तो आपका फोर्स और एक आपका एरिया। पास्कल इसकी यूनिट है, ये याद रख लो, ठीक है। अब देखो इनर्शिया एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शिया इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मैंने बता दिया था। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये प्रोपोर्शनल होता है मैटर के, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज होता है, अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, एडिटिव इन नेचर, इंक्रीजेस एट रिलेटिवली हायर स्पीड। नहीं याद करना है। ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, ये देख लो F। यहाँ पे से देखो, इसको तोड़ मरोड़ के आप कुछ भी निकाल सकते हो अगर आपको एक भी टर्मिनोलॉजीज दी हुई है तो। इससे रिलेटेड ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगी पीडीएफ, उसमें से बहुत ही इजी है, एमसीक्यू सारा अटेम्प्ट कर लेना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है बट वो किस स्पीड से नीचे गिर रहा है वो चेंज होती रहती है, लेकिन डायरेक्शन सेम ही रहता है, ठीक है। अब ये मैंने डायग्राम के फॉर्मेट में बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सेम ही ग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, ये देखो, ये जो पूछता है ना, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जिसपे ग्रेविटी लग रही है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। gm/r², ये तो ऊपर आपने डिराइव कर ही लिया था कैसे ही आया है। अगर अर्थ के पास है तो नियरली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको हम 10 भी कंसीडर करते हैं इन सम केसेस, हायर क्लासेस में जब उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब। ऑल्टरनेट फॉर्म में क्या हम लिख सकते हैं इसको, g इज इक्वल टू 4.3 पाई ग्रेविटेशन कांस्टेंट रो इनटू आपका
डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ये ऑल्टरनेट फॉर्म में आपको नहीं जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ जी हाइट के साथ में ग्रेविटी कैसे चेंज होती है ये देख लो। जी डैश जब हमको निकालना होता है तो जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी 1 माइनस 2 हाइट अपॉन टोटल डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, जिस ऑब्जेक्ट से आप कंसिडर कर रहे हो उसको। अगर डेप्थ भी है उसमें तो हम उसमें डेप्थ कंसिडर कर लेते हैं 1 माइनस ये, ठीक है। ड्यू टू अर्थ स्फीयर, अर्थ फ्लैटन है पोल पे, देखो ये आपको पता है, ये तो पता है ना रेडियस का कॉन्सेप्ट, रेडियस ही, हाँ रेडियस का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि जो रेडियस ऑफ पोल है वो इज लेस देन द रेडियस ऑफ इक्वेटर। ऐसे देखो, इमेजिन करो, ठीक है। रेडियस ऑफ पोल ये वाला, अरे रेडियस ऑफ पोल ये वाला इज लेस देन ये वाला, ये तो पता ही है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका विड्थ ज्यादा है, आपकी ओवल शेप की है ना, अर्थ राउंड नहीं है ना, ठीक है। और ग्रेविटी, लेकिन उसका उल्टा केस क्या है, जो ग्रेविटी है देखो यहाँ पे मैं बना ही देती हूँ, ये वाला अर्थ, ये वाला अर्थ, तो आर इज स्मॉलर देन आर, ठीक है। लेकिन ये जो जी ग्रेविटी ऑफ पोल और ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर, तो ग्रेविटी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर, ये आप याद रख लो, सिंपली याद रखो। आपको रेडियस तो पता चल गया, यहाँ पे ओवल शेप है इसलिए वजह से रेडियस और डिस्टेंस आपको समझ में आ गया, लेकिन उसका ही जस्ट ऑपोजिट होती है ग्रेविटी। ये भूल जाते हैं, मतलब हमेशा, मैं तो हमेशा भूल जाती थी कि कैसे याद रखूं, तो मैंने ये याद रखा था कि इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच का, देख लो। ड्यू टू अर्थ रोटेशन रोल, ये तो आएगा नहीं, मतलब बहुत ही हायर क्लासेस का है ये, कि आपसे पूछ लिया उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके बीच का डिफरेंस, वो आप रोटेशन मोशन, मतलब रोटेशन मोशन 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो वो आपसे नहीं पूछेंगे, बस आपसे ये पूछ लेंगे कि जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर एंड जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स, ठीक है। ये मैंने बता दिया। नाउ स्केप वेलोसिटी भी हायर क्लास का है, लेकिन आप समझ लो, देखो ये अर्थ है, इसका कोई मास है, इसकी एक रेडियस है, ठीक है। इनिशियल और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिससे हम कंसीडर कर रहे हैं दोनों के बीच में। इनिशियली यहाँ पर है, इसके बीच का हाइट है, इनिशियल पोजीशन को, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ग्रेविटेशन फील्ड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इतना दूर फेंकते हो कि वो अर्थ की रेडियस से ही बाहर चले जाए, अर्थ से ही एस्केप कर जाए, तो उसे हम बोलते हैं उसकी एस्केप वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल रॉकेट का कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, मीडियम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटी, उस पे फोर्स लगना ही बंद हो जाए अर्थ का, उतना डिस्टेंस से बाहर आप फेंक दो, तो उसे हम बोलते हैं कि एस्केप वेलोसिटी। और वो कितनी होती है, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता है 11.2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम अगर फॉर्मूला पूछे हमसे एस्केप वेलोसिटी का, तो आप ये याद रखो 2gr, ठीक है, या 2 कैपिटल G अपॉन M, ये कैपिटल G M अपॉन R, ये दोनों फॉर्मूले आप रट लो। ग्रेविटेशन एस्केप वेलोसिटी अगर पूछेगा तो सिर्फ यहीं से पूछेगा, ठीक है। अर्थ के केस में 11.2 से ऊपर आपने कहीं फेंक दिया तो वो निकल गया बाहर, ठीक। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे देखो कहीं भी मास आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए मास पे ही डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट के। अर्थ के मास पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट्स मास एंड रेडियस, दैट इज अर्थ का मास। सेम फॉर एंट एंड एलिफेंट, जितना एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो दोनों पे सेम ही लगेगी, जितना आपके चींटी पे लग रहा है उतना ही आपके हाथी पे लग रहा है, तो उस पे इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, मतलब पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिवीजन पर्पस से। केपलर्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि प्लैनेटरी मोशन के लॉ कंसिडर करते हैं हम, 3 लॉज उनके, 2 लॉज है शायद, 2 ही लॉज है, हाँ। केपलर्स लॉ ऑफ मोशन प्लैनेटरी, 3 लॉज है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, देखो पहला फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ क्या बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं कि प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट और सन उनके फोकस पे होता है, ठीक है। सन को एक फोकस कंसिडर कर लेते हैं और प्लैनेट उसके अराउंड घूमते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, इक्वल एरियाज एंड इक्वल टाइम, जैसे डिस्टेंस डी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एल इज इक्वल्स टू mvr। ये याद रखो कि ये बोलता है कि इक्वल एरिया और इक्वल टाइम इंटरवल पे वो रोटेट करते हैं, तो एल इज इक्वल्स टू mvr मूवमेंट। mvr क्या हो गया, मास, वेलोसिटी और उसका रेडियस, ठीक है।
जिससे वो मूव करे। थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है पीरियड से, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन का क्यूब। ये यहाँ से ही सिर्फ क्वेश्चन बनता है और आपसे किसी से नहीं क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है आपका, अभी हमने पढ़ा ना, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट टाइम इंटरवल से मूव करता है। ये देखो a1 इज इक्वल्स टू a2, और सेकेंड लॉ में ये वाला कंसिडर कर लो, कोई भी ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, L इज इक्वल्स टू mvr। और थर्ड लॉ में क्या बोलता है आपका कि टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली, ये डेरिवेशन वैसे हायर क्लासेस में निकालने के लिए पूछते हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखो, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन का क्यूब। ठीक है, इसके क्वेश्चंस यहाँ से आप देख लेना। सैटेलाइट पे आ जाओ डायरेक्टली। सैटेलाइट देखो चार तरह की सैटेलाइट होती है, और पोलर होती है, जियो ऑर्बिटल होती है, जो स्टेशनरी होती है, कहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट रखा है, किस डिस्टेंस से हम देख रहे हैं, उन सबको कंसिडर करते हुए ये हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है, वो आपको नहीं जानना है। आपको सिर्फ जानना है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट या वी ओ इज इक्वल्स टू अंडर रूट gm अपॉन r, और हमने स्केप वेलोसिटी में 2 gm अपॉन r लिया था, ये याद रखना। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, ये याद रखिएगा। नियर अर्थ होती है 7.92। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा तो स्केप वेलोसिटी नहीं पूछ के आपसे ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ लेगा, तो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड होती है। थर्ड टाइम पीरियड अगर आप कंसिडर करें, ये भी आपसे पूछ लेता है टाइम पीरियड, t इज इक्वल्स टू 2πr³ अपॉन r/3। ये मत याद करो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मत याद करना। ठीक है, आप सिर्फ ऑर्बिटल वेलोसिटी याद रखना, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। एनर्जीज क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी तो आपको सबको पता है हाफ mv स्क्वायर होती है, तो उसी के केस में यहाँ पे रिप्लेस कर दो, हाफ mv स्क्वायर में g कांस्टेंट ले लो, m इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू m अपॉन 2r। यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हम वैसे नॉर्मल में mgh लेते हैं, लेकिन यहाँ पे u इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। माइनस जी एम एम क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑपोजिट लग रही है। ठीक है, टोटल क्या होता है, टोटल अगर एनर्जी आपसे पूछे तो माइनस जी एम एम अपॉन 2r। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ एक कंसिडर कर रहे हैं, एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन 2r। सिर्फ फॉर्मूले से याद रख लो, और पूछे जाएगा तो एक क्वेश्चन के फॉर्म मतलब क्वेश्चन अगर पूछेगा, इतना डिफिकल्ट तो मुझे नहीं लगता पूछेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये इतने थ्योरेटिकल आपसे पूछे नहीं जाएंगे। तो फिर भी अगर एक क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया कि जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है, तो आपको इन्हीं फॉर्मुलेज में रखना है, और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, उसके पीरियड 24 आवर्स होते हैं। जियो स्टेशनरी का सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे हमने जाके सैटेलाइट को रख दिया है, या तो हमने इक्वेटर के पास रख दिया, या हमने पोल के पास रख दिया है, और जब भी वहां से मूव होती है, अर्थ का मूवमेंट होता है, तो सिर्फ वहां की इमेजेस को कैप्चर करता है वो। ठीक है, यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन एंड वेदर। ये पूछ सकता है एप्लीकेशन पार्ट में कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एप्लीकेशन क्या होता है, कि हमारे कम्युनिकेशन में उसे हेल्प करते हैं, मतलब जाके बाहर टावर्स को लगा दिया, सैटेलाइट को लगा दिया, जिससे हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है, रेडियो सिग्नल्स वगैरह। पोलर सैटेलाइट क्या होती है, नॉर्थ साउथ मोशन में नॉर्थ से साउथ रोटेट करते हैं। जैसे सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो यहाँ ऐसे रोटेट करती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, जियो स्टेशनरी क्या है, यहाँ पे रख दिया है और इसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है। ठीक, यूज फॉर मैपिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखो इसके क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर लो। वेटलेसनेस मैंने बता ही दिया कि फ्री फॉल के केस में क्या होता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज अलो। अच्छा हाँ, नहीं बताया, फ्री फॉल में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वही ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है। और वेटलेसनेस का कब होता है कि जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है, जैसे एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू जी इनटू सिंपल, कुछ उसमें मत जाओ लॉजिक पे, सिंपल सोचो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ग्रेविटी हो जाता है, तो वहां पे वेटलेसनेस हो जाता है। लिफ्ट वाले केस में कंसीडर कर लो कि अगर आपकी कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उस पर तो नॉर्मल वेट लग रहा होता है mg। ठीक है, लेकिन अगर केबल टूट गया और आप फ्री फॉल कर रहे हो, तो आपका ग्रेविटी मतलब नीचे एकदम फ्रीली फॉल हो रहे हो, तो क्या उस केस में क्या होता है, वेट 0 हो जाता है। नो नॉर्मल रिएक्शन, वेटलेसनेस, कोई भी ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रीली फॉल कर रहे मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस केस में आपका वेटलेसनेस होएगा, आपको वेट फील ही नहीं होएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लेना प्लीज, एक बार देख लो अच्छे से। अब आपसे एनालिटिकल क्या पूछेगा, ये आगे हम डायरेक्टली इस पे कि मैंने सुबह क्वेश्चन दिया था, यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एनालिटिकली एक्सप्लेन हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, व्हाई डज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग हाइट अबव द अर्थ सरफेस। हिंदी वाले यहाँ से पढ़ लो
देखो, अब आपको सिंपल क्या एक्सप्लेन करना था, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको एनालिटिकली बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे डिपेंड करता है मास और रेडियस पे, और क्यों वैल्यू डी की डिक्रीज होती है जब हम इंक्रीज करते हैं हाइट अबव द सरफेस। तो देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज एट द डिस्टेंस आर ऑफ द सेंटर इज इतना। आप यहाँ पे लिख के भी बताओगे F क्या है, G क्या है, M क्या है, R क्या है, ठीक है। दिस फोर्स प्रोवाइड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, कैसे, F इज इक्वल्स टू mg। अभी ऊपर हमने समझा कि F इज इक्वल्स टू ma की जगह पे जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो G आ जाता है, दोनों इक्वेशन को आप रख दोगे, mg इज इक्वल्स टू gmm अपन r स्क्वायर, तो यहाँ से G की वैल्यू निकल जाएगी। इससे हमें क्या पता चला कि कैसे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कि G डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द मास ऑफ द अर्थ, दैट इज दिस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, दैट इज दिस। तो जब हाइट होती है अर्थ में, above the earth surface increases, the distance from the earth center becomes r plus h। जब हम अर्थ से डिस्टेंस कंसिडर करते हैं तो हाइट भी तो लेंगे, तो उसको हम रेडियस से ही ऐड कर देते हैं, इसीलिए g हाइट इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशन आपका डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब ये इंक्रीज होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब हाइट या ये इंक्रीज होएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी ग्रेविटी, ठीक है। सेम विद दी, अब इस वाले केस में क्या कंसिडर करना था, न्यूटन्स के लॉ, देखो क्या क्या कीवर्ड्स डालने थे आपको, न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइट वेरिएशन, ये सब। और डायग्राम अगर आपको डालना है तो अर्थ विद रेडियस, हाइट और फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर करके, जैसे मैं आपको एक कॉपी पिन करूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, बहुत अच्छी है, उसने वो चीज मेंशन किया है, तो वहां से आप देख सकते हो कि उसने डायग्राम कितने अच्छा डाला है। तो ग्रेविटेशन वर्सेस हाइट का डिक्रीजिंग कर्व भी दिखा सकते हो आप, कैसे डिक्रीज होता है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन मैंने इवनिंग शिफ्ट में दिया था, उसमें क्या बोला था, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, ये पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, व्हाट फिजिकल कॉन्सेप्ट जस्टिफाइज दैट बॉडी नीड्स नो फर्दर एनर्जी एंड रीचिंग आफ्टर द स्पीड। देखो ये आप यहाँ से देख लो, कंपेयर करो ऑर्बिटल वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी से और डिराइव कर दो उसका रेशियो। ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, मिनिमम वेलोसिटी होती है जो रिक्वायर होती है किसी भी बॉडी को कंप्लीटली अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर फेंक देना। टू एस्केप द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंफिनिटी तक ले जाने के लिए। तो आप काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रखो फॉर्मूला, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी gmm अपॉन r हमने वहां से पढ़ा था अभी, उसमें एक जगह ऑर्बिटल वाले तो केस में तो माइनस हो रहा था, इक्वेटिंग में जब हम दोनों को इक्वल रखते हैं तो वहां से हमें कौन सी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एस्केप वेलोसिटी, और उसका आप यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया हुआ है, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देना। फिजिकल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व क्या है इसमें, एट एस्केप वेलोसिटी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लिख के आना ही था। Hence, this speed is achieved, so no additional energy is required for the body to escape the earth surface, and उसके ग्रेविटी से बाहर निकल जाती है। Same with the second case, orbital velocity is the velocity required by the satellite to revolve around the circular orbit close to the earth surface। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस कितनी होती है ये, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है ये, दोनों को इक्वेट करोगे, रेशियो लोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस ऑल्सो, कि escape velocity is directly is equal to under root 2 of velocity of orbit, ठीक है। escape velocity is under root 2 times the velocity of orbit, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें क्या कीवर्ड्स डालने हैं ये आप एक बार देख लेना। अब देखो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ दिया है खुद की प्रैक्टिस के लिए, ऑलरेडी क्लास बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा खिंच गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये कुछ क्वेश्चंस है जो 1-1 मार्कर के हैं, 2-2 मार्कर के हैं, जो आप अपने आप से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आप देख लो कि हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया, 1 kg मास होगा तो क्या होगा, मैंने ऊपर बता भी दिया था। फिर आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, पीजीटी वालों के लिए है ये। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टीजीटी वालों के लिए है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, बोथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, ये देखो
ये तो इसलिए है क्योंकि आप रिवाइज कर पाओ, ये ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस को। नेम द फैक्टर ऑन विच द जी डिपेंडेंसी होती है, फॉर्मूला से याद करो, ठीक है। नेम द बैलेंस यूज टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है वो मैंने आपको बताया भी था, पुली होता है, क्या होता है आप देख लो। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है ऑन द अर्थ, व्हाट इज द मास ऑन द मून, क्यों कंसीडर करो, और क्यों ऐसा होता है कि मास और अर्थ का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो डिफरेंस क्या होता है, वो भी मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में ऊपर दे दिया है। दो ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड इन अ रूम आर नॉट पुलिंग ईच अदर, ये देखो ये मत करना। नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन समवन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड सम ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द सन, एनालिटिकल है, ये अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, ये अच्छा है। स्टेट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, देखो ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा कि आप डेफिनेशन भी दो और उसके एग्जांपल भी दो, करंट रेलेवेंसेस के साथ भी दे सकते हो। स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच द बियॉन्सी फोर्स डिपेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्टर से मैंने इस पीडीएफ में अटैच नहीं किया है, आप खुद से बताना। डेंसिटी आपको दी हुई है, रिलेटिव डेंसिटी आपसे पूछी है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था आपको, डेंसिटी ऑफ समथिंग अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट इतने मीटर, इट विल टेक टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, कितना टाइम लेगी, ये तो आंसर में मैंने लिख दिया, लेकिन आप बताओ निकाल के कैसे कितना लेगी। अ बॉल इज थ्रोन अप, मैं आपसे क्या बोलती हूँ 1 मार्कर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के कि आपको 3 क्वेश्चन दे दी, 4 मार्कर के भी ऐसे पूछ सकते हैं फिजिक्स में। वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो 6 सेकंड के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी निकालो, मैक्सिमम हाइट निकालो, पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड क्या होगी उसकी। असर्शन रीजन नया पैटर्न है, वो कैसे पूछ सकता है, देखो पहला उसने असर्शन बोलते तो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल, बताओ होती है क्या, एंड मिनिमम एट द इक्वेटर, बताओ मैंने ये बताया था क्या, क्या रेडियस पोल की छोटी होती है रेडियस ऑफ इक्वेटर के, देख लो, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ इज लीस्ट अलोंग द पोल्स एंड मैक्सिमम अलोंग द इक्वेटर, क्या ये सच है, इसीलिए एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ये भी बता दो। अरे ये तो मैंने लिख ही दिया आंसर, ठीक है। ऑल्दो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू बट इट्स वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये आप बताओ क्यों हो रहा है, मतलब ये तो मैंने आंसर दे दिया, लेकिन आप भी बताओ कैसे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द क्लास। दोज हु हैव नॉट जॉइन माय चैनल, प्लीज जॉइन माय चैनल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ऑल्सो इफ यू आर फाइंडिंग दिस कंटेंट गुड एंड यू कैन अटेम्प्ट द आंसर्स नाउ, और आपको लग रहा है कि और अच्छे आंसर्स को आप इस तरीके से लिख सकते हो और मैं और अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को लेके आऊँ, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओ एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, तो प्लीज शेयर दिस ऑल्सो, क्योंकि देखो आप सब तो छोड़ो, आप शेयर कर दो बस इसको। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट टुमारो।